हेलो फ्रेंड, माई सेल्फ रवि गोस्वामी। आई एम ओटी टेक्नीशियन। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज का जो भी टॉपिक है वो मोस्ट कॉमन रहने वाला है। आइडेंटिटी डिसऑर्डर है जिसका नाम है विरीफराइटिस, यानी कि भाई जिसके पीछे अगर टिस आ जाए वहाँ भाई ओबियसली इन्फेक्शन और इन्फ्लामेशन होता है। ठीक है भाई, इसके बारे में हम पढ़ लेते हैं। इसकी डेफिनेशन में देख लेते हैं कि एन इन्फ्लामेशन ऑफ द आइसलेट दैट अफेक्टेड द ईयरलेट्स और टीयर ड्रॉपलेट्स। ठीक है ना भाई, इसके बारे में हम इसकी इस कंडीशन में क्या हो रहा है, ये एक क्या है, ये क्रोनिक बाइलेट्स इन्फ्लामेटरी रिएक्शन है। ठीक है भाई, इस कंडीशन में क्या होता है, पहले भाई ब्रेफराइटिस पढ़ लो आप कि ये क्या है। यानी कि ये एक, आप देख रहे होंगे इस डायग्राम में, स्केलेरा, लिम्पस, कॉर्निया, उसके अपर पार्ट में जहाँ हेयर प्रेजेंट है यानी कि पलक जिसको हम बोलते हैं, उसको बोलते हैं जो फोल्डिंग टाइप का स्ट्रक्चर है उसको बोलते हैं, यानी कि आइज की आउटिंग कवरिंग। जो हम आग यानी कि एयर यानी कि किसी जगह धूल मट्टी उड़ रही हो तो हम अपनी पलक हम बंद कर लेते हैं, उसकी यानी कि जो आउटिंग कवरिंग फोल्डिंग टाइप की स्ट्रक्चर है, ठीक है ना, स्किन की, उसको बोलते हैं हम ब्लेफराइट। ठीक है ना, अगर उसमें किसी प्रकार का इन्फेक्शन यानी कि कोई फॉरेन पार्टिकल मान लो, किसी प्रकार की इंजरी मान लो भाई, उसकी वजह से क्या है, इन्फेक्शन और इन्फ्लामेशन डेवलपमेंट हो रही है। ठीक है ना, उस कंडीशन को बोलते हैं हम यानी कि ब्रीफराइटिस। ठीक है ना, जिस पीछे अगर टिस शब्द आ जाए तो उस जगह भाई डिसीज यानी कि इन्फेक्शन इन्फ्लामेशन होता ही है। ठीक है ना, ये एक यानी कि क्रोनिक बाइलेक्ट्रिक इन्फ्लामेटरी रिएक्शन है। ठीक है भाई, तो इसके अंदर क्या है कि आइसलेट के अंदर क्या है, किसी प्रकार के बैक्टीरिया इन्फेक्शन कॉस्ड हो गया है जिसकी वजह से क्या है, इन्फ्लामेशन डेवलपमेंट हो रहा है। ठीक है भाई, जिस कंडीशन को हम विरीफराइटिस हम बोलते हैं। ठीक है भाई, अब भाई ये क्या है, ये एक आइसलेट होता है यानी कि आइस के अपर पार्ट में, यानी कि इसकी क्या अपर पार्ट, जिसको हम आइसलेट हम बोलते हैं। डायग्राम में आप देख रही होंगे कि आइसलेट हम इसे कहते हैं जो आइस आइस के अपर पार्ट की जो स्किन है, जो फोल्ड है, ठीक है ना, फोल्डिंग है होती है, उसको हम बोलते हैं, जो कि आइज को कवर और प्रोटेक्ट करती है किसी भी फॉरेन पार्टिकल या इंजरी या डस्टिंग एयर एयर पॉल्यूशन से, वो हमारे आइज को प्रोटेक्ट करती है। उस जगह पे क्या हो रहा है भाई, उस यानी कि आइसलेट में किसी प्रकार के इन्फेक्शन इन्फ्लामेशन यानी कि किसी प्रकार के फॉरेन पार्टिकल या फिर इंजरी से क्या कि प्रोटेक्ट करती है वो। तो उस वजह से क्या है कि देखो, जिस डिसीज के पीछे टिस शब्द आ जाए जिस नाम के पीछे, तो उधर क्या हो रहा है भाई, इन्फेक्शन और इन्फ्लामेशन कॉज हो रहा है। ठीक है भाई, तो इस कंडीशन में क्या है, यानी कि आइसलेट में किसी प्रकार के बैक्टीरिया इन्फेक्शन या किसी प्रकार के वायरल इंजरी यानी वायरल इन्फ्लामेशन यानी वायरल कुछ भी चीज़ यानी फॉरेन पार्टिकल से इंजरी हो गई है और उस जगह इन्फ्लामेशन डेवलपमेंट हो गया। ठीक है ना, जिस कंडीशन को हम बोलते हैं विरीफराइटिस। ठीक है भाई, विरीफराइटिस के भाई टाइप्स पढ़ लेते हैं कि ये वही दो टाइप्स के होते हैं। नंबर पहला भाई एंटेरियर विरीफराइटिस और दूसरा भाई पोस्टेरियर विरीफराइटिस। ठीक है भाई, तो एंटेरियर विरीफराइटिस ये क्या भाई, टाइप्स दोनों होते हैं और इन टाइप्सों में कॉस्ट है। ठीक है, ये क्या है, बैक्टीरिया इन्फेक्शन होता है इस कंडीशन में। ठीक है ना, तो नंबर पहले भाई एंटेरियर विरीफराइटिस में क्या है कि दो बैक्टीरिया मोस्ट कॉमन रहते हैं, स्टेप्टोकोकस और सुबोरिस। ठीक है, ये दोनों बैक्टीरिया होते हैं जिसकी वजह से क्या है कि जो ईयरलेट्स होते हैं ना, यानी कि आइस के यानी कि ईयरलेट्स, ठीक है, उसकी जो फोल्डिंग टाइप का स्ट्रक्चर होता है जिसके अपर पार्ट में हेयर प्रेजेंट रहता है, ये क्या करता है, आउटिंग कवरिंग प्रोटेक्ट करता है आइस को। ठीक है भाई, तो इस जगह पे क्या होगा, किसी भी यानी कि बैक्टीरिया की वजह से, इन दोनों बैक्टीरिया की वजह से इन्फ्लामेशन और इन्फेक्शन कॉज्ड हो जाएगा। ठीक है, ठीक है भाई, तो ये कंडीशन होती है पहले में। और दूसरे में क्या है कि जो मोस्ट कॉमन ये बैक्टीरिया है, ठीक है, पोस्टेरियर ब्लीफराइटिस में क्या है कि ये बैक्टीरिया होता है यानी कि इससे सिबोरिस बैक्टीरिया, ये क्या करता है, ये एक यानी कि इन्फेक्शन कॉस्ट करता है जिसकी वजह से भाई सोइलिंग यानी इन्फ्लामेशन कंडीशन आपको दिखती है। ठीक है भाई, जिसके कुछ सिम्टम मोस्ट कॉमन रहते हैं, यानी सोइलिंग इस जगह पे, यानी कि जहाँ टिस आ जाए वहाँ इन्फेक्शन इन्फ्लामेशन कॉस्ट होता है जिसकी वजह से सोइलिंग होगी, रेडनेस होगी, सीवियर पेन आपको देखने को मिलेगा, ब्लूनेस सिम्टम देखने को मिलेगा अगर इंटरनल इंजरी हो तो। ठीक है भाई, तो ये दो टाइप्स के हमारे कंप्लीट हो गए। ब्रीफराइटिस के साइन एंड सिम्टम में देख लेते हैं कि पेशेंट को क्या क्या लक्षण दिखेंगे। ठीक है भाई, तो नंबर पहला है भाई बर्निंग और ईचिंग ऑफ आइसलेट। जो हमारे आइसलेट है जो कि क्या है, आउटर कवरिंग प्रोटेक्ट करता है और जिसके अपर पार्ट में हेयर प्रेजेंट रहते हैं, वो क्या है, एक फोल्डिंग यानी मस्कुलर फोल्डिंग टाइप का स्ट्रक्चर है। ठीक है भाई, तो ये क्या है,
उस टाइम पे क्या है कि किसी प्रकार के बैक्टीरिया यानी कि किसी प्रकार के फॉरेन पार्टिकल से क्या इंजरी हुई है। तो ये वही मोस्ट कॉमन यानी सिम्टम रहता है, यानी बर्निंग सेंसेशन, जलन वगैरह रहेगी, ईचिंग, यानी कि आप लोग देखते होंगे यानी किसी प्रकार से अगर डस्टिंग एयर अगर आंखों में चली जाती है तो किस तरीके से ईचिंग, इरिटेशन वगैरह रहता है, ठीक है भाई। तो ये दिखेगा, ठीक है। और यानी कि आंसू बहेंगे, ड्रॉपलेट्स इंक्रीज होंगे, ठीक है भाई। और इरिटेशन देखने को मिलेगा, देखिए ना पेशेंट को। और तीसरा भाई रेडनेस। अब भाई रेडनेस क्यों देखने को मिलेगा, क्योंकि इस जगह क्या है, किसी प्रकार का बैक्टीरिया यानी किसी प्रकार का फॉरेन पार्टिकल और किसी प्रकार की फिजिकल इंजरी से क्या है कि आइसलेट में इन्फेक्शन, इन्फ्लामेशन डेवलपमेंट हुई है, ठीक है भाई, यानी कॉस्ट हुई है, ये कंडीशन दिख रही है। तो मोस्ट कॉमन क्या रहता है सिम्टम, यानी सोलिंग, रेडनेस, सीवियर पेन, बर्निंग सेंसेशन, ईचिंग, इरिटेशन और यानी कि रेडनेस। रेडनेस क्यों रहेगा, क्योंकि भाई ये क्या है कि सोलिंग टाइम पे मोस्ट कॉमन देखने को मिलता है। एक तो रेडनेस और एक ब्लूनेस। ब्लूनेस जब देखने को मिलेगा जब भाई इंटरनल इंजरी हुई हो, इंटरनल ब्लीडिंग हुई हो, ठीक है भाई, तो ये तब देखने को मिलेगा। और सोलिंग के साथ में भाई रेडनेस मोस्ट कॉमन दिखता ही है। और ड्राइनेस हम उसको बोलते हैं जब यानी कि जो डियर्स प्रोडक्ट्स जो होते हैं ना वो क्या प्रोड्यूस हो जाते हैं, तो उसकी वजह से भाई ड्राइनेस देखने को मिलेगी, यानी सूखापन, ठीक है भाई, क्योंकि भाई सोइलिंग भी हो रही है उस जगह पे, ठीक है। और फोटोफोबिया, भाई फोटोफोबिया क्यों देखने को मिलेगा, क्योंकि यानी कि आइज के यानी कि कहीं पर भी कहीं जगह इंजरी यानी कि इन्फ्लामेशन कॉस्ट हो जाए आइज के अंदर कहीं पर भी, तो क्या भाई फोटोफोबिया इसलिए देखने को मिलेगा, यानी कि आँख के यानी कि किसी लाइट में आ गया कोई पर्सन अचानक से तो एकदम डर जाना, एकदम क्या है कि डर जाना, भयभीत हो जाना, तो इस टाइप का फोटोफोबिया होता है, ठीक है। आगे हम भाई डायग्नोसिस में देख लेते हैं कि क्या क्या हम डायग्नोस्ट करवाएंगे, यानी इन्वेस्टिगेशन करेंगे, यानी पेशेंट की जो बीमारी है, डिसीज डिसऑर्डर है, उसकी हम छानबीन यानी कि जांचें हम क्या क्या करवा सकते हैं, ठीक है। तो नंबर पहला भाई जो मैं शुरू से मैं बताता रहता हूँ कि भाई फिजिकल एग्जामिनेशन और हिस्ट्री कलेक्शन से क्या है कि 80% डॉक्टर जो होते हैं पढ़े लिखे वो 80% डायग्नोस्ट और इन्वेस्टिगेशन यानी कि कर लेते हैं 80%, और 20% सिम्टम के अकॉर्डिंग हम डायग्नोस्ट लिख देते हैं, ठीक है। तो यानी कि 80% हम कैसे करें डायग्नोस्ट, फिजिकल एग्जामिनेशन और हिस्ट्री कलेक्शन से, ठीक है। तो इसमें क्या है कि नंबर पहला भाई फिजिकल एग्जामिनेशन देख लेते हैं, यानी कि कहाँ इन्फेक्शन कॉज्ड हुई है भाई आइसलेट में। भाई आइसलेट की हम सोइलिंग देखेंगे, रेडनेस देखेंगे, पेन देखेंगे, ठीक है भाई, और देखेंगे भाई बर्निंग सेंसेशन कितना हो रहा है, यानी कितना ईचिंग, इरिटेशन हो रहा है, कितने आइस ड्रिपलेट यानी जो आंसू वगैरह होते हैं, टी वगैरह, यानी कि कितने हम चल रहे हैं, यानी कि हमको फिजिकल एग्जामिनेशन देखेंगे कितना, यानी कि फेस लुकिंग देंगे, हाव भाव स्वभाव देखेंगे किस तरीके से चल रहा है, ठीक है भाई। और यानी कि लुकिंग देखेंगे उस पर्सन का, यानी पेशेंट का बात करने का तरीका देखेंगे कि वो किस तरीके की बात कर रहा है, कितना यानी कि दिक्कत हो रही है, फीवर वगैरह तो नहीं आ रहा, हेड वगैरह तो नहीं हो रहा भाई इसकी वजह से। तो ये क्या है, ये सारी चीज़ क्या है हमने फिजिकल एग्जामिनेशन में हम कलेक्शन करेंगे। और भाई हिस्ट्री कलेक्शन, अब हिस्ट्री कलेक्शन में क्या है भाई प्रेजेंट हिस्ट्री, पास्ट हिस्ट्री, जनरल मेडिकल हिस्ट्री और भाई फैमिली हिस्ट्री, ये सारी चीज़ क्या है कि हम इस चीज़ में हम कवर करते हैं, ये क्या मोस्ट कॉमन रहता है। अब भाई प्रेजेंट हिस्ट्री में हम यानी कि प्रेजेंट हिस्ट्री में हम पूछते हैं भाई क्या दिक्कत आपको हो रही है, ये जितनी भी दिक्कत होती है हम भाई क्या है कि पेशेंट बताएगा साहब सोइलिंग हो रही है, यानी कि एकदम सूजा हुआ है, दर्द हो रहा है, पेन हो रहा है, फोटोफोबिया दिख रहा है, यानी कि लाइट के संपर्क में आने से एकदम एकदम भयभीत यानी डर लगता है मुझको, और यानी कि बहुत पलक भारी भारी सी हो रही है, और यानी कि आंसू बह रहे हैं, ज़्यादातर कीचड़ वगैरह से ये सारी चीज़ निकल रहे हैं। तो ये सारी क्या है कि हम एकदम बहुत यानी कि गौर से हम सुनेंगे उसकी क्या है ये, यानी कि ये क्या है प्रेजेंट हिस्ट्री, यानी कि उसको क्या दिक्कत हो रही है प्रेजेंट हिस्ट्री में। और जनरल हिस्ट्री में क्या है कि भाई किसी भी यानी कि कोई भी पेशेंट आता है तो सबसे पहले हम क्या कहते हैं वाइटल्स हम लेते हैं, यानी कि बीपी वगैरह हम लेंगे, बीपी वगैरह से मालूम पड़ जाता है भाई इसका पर्सन का क्या है बीपी नॉर्मल रहता है कि हाई या फिर लो तो नहीं रहता। और भाई वेट यानी कि पल्स लेंगे, अगर पल्स में क्या है कि अगर भाई पल्स ज़्यादा है तो हार्ट डिसीज डिसऑर्डर है, इससे मालूम पड़ जाता है। अगर पल्स लो है या फिर रेस्पिरेटरी डिसीज डिसऑर्डर तो नहीं है, ठीक है, इससे भाई ये मालूम पड़ जाता है कि पल्स से ये मालूम पड़ जाता है कि हार्ट और लंग्स तो अफेक्टेड नहीं है पर्सन की। अगर वो नॉर्मल है तो भाई नॉर्मल, नॉर्मल कितनी रीडिंग होती है भाई पल्स रेट की, पल्स रेट की जो नॉर्मल रीडिंग रहती है 80/90 के समथिंग रहना चाहिए, ठीक है भाई। और बीपी रहना चाहिए 120/80 के समथिंग, ठीक है भाई। अगर 130/90 की समथिंग आए तो हम नॉर्मली मानेंगे, ठीक है भाई।
तो फिर क्या है कि यानी कि वेट वगैरह लेंगे, उससे पूछेंगे, वेट से हमको ये मालूम पड़ जाता है कि अगर इसका यानी कि एक किस्म वेट बढ़ा तो नहीं है या फिर एक किस्म वेट लॉस तो नहीं है, ये हम पूछ लेंगे। इससे भाई ये मालूम पड़ जाता है कि पेशेंट को थायराइड वगैरह तो नहीं है। थायराइड वगैरह में यानी हाइपर थायराइड और हाइपोथायराइड वगैरह, ठीक है भाई। तो ये क्या है कि ये क्या है, हमारी ये जो है जो जनरल है, जैसे कि प्रेजेंट हिस्ट्री ले ली, जनरल हिस्ट्री ले ली। अब भाई क्या है कि पास्ट मेडिकल हिस्ट्री हम लेंगे। पास्ट मेडिकल हिस्ट्री में हम ये कलेक्शन करेंगे कि उस पर्सन से हम बोलेंगे कि आप कभी हॉस्पिटलाइज्ड तो नहीं रहे हो जिसकी वजह से आपको ये दिक्कत हो रही है। फिर हम उसके भाई ऑल डॉक्यूमेंट हम मांगेंगे कि भाई किसी प्रकार का बैक्टीरिया इन्फेक्शन तो नहीं रहा हो, आपको किसी प्रकार का वायरल इन्फेक्शन तो नहीं रहा हो, यानी कि कोई फॉरेन पार्टिकल से तो नहीं हो रहा, यानी किसी प्रकार की इंजरी से तो नहीं हो रहा, ये हम चेक कर लेंगे, ठीक है भाई। तो क्या है कि ऑलमोस्ट क्या है कि किसी यानी कि मेडिसिन तो एलर्जी नहीं है, कि आप अल्कोहल कंज्यूम तो नहीं कर रहे हो। यानी आप लोग सोच रहे होंगे कि भाई कि आए भाई आईएसडीसी डिसऑर्डर, भाई इतना क्यों बोल रहा है भाई। मैं इसलिए मैं बोल रहा हूँ क्योंकि भाई क्या है कि और भी डायग्नोस यानी कि और भी डिसीज डिसऑर्डर रहते हैं, तो इससे ही क्या है कि प्रॉपर हमारे डायग्नोस मालूम पड़ जाता है, जिससे कि हम पूछ लेंगे भाई क्या है कि यानी कि ज़्यादा फैटी है, तो यानी कि अल्कोहल वगैरह स्मोकिंग वगैरह तो नहीं करता, यानी कि किसी प्रकार का यानी कि फैटी सब्सटेंस तो नहीं लेता, जिसकी वजह से भाई क्या है कि कोलेस्ट्रॉल वगैरह इंक्रीज हो जाता हो, ठीक है। ये और भी भाई हम पूछ लेंगे, यानी कॉर्टिकोस्टेरॉइड तो नहीं ले रहा, किसी बीमारी तो नहीं है क्रॉनिक टाइम से, जिसकी वजह से भाई लंबे समय तक भाई ड्रग्स डोज ले रहा है क्रॉनिक टाइम तक, उससे भाई पूछ लेंगे, भाई उसकी मेडिसिन पूछेंगे, यानी कि प्रॉपर तरीके से हम डायग्नोस्ट करेंगे, ठीक है भाई। ये क्या है कि पास्ट मेडिकल हिस्ट्री हो गई, जिसमें क्या है कि मैक्सिमम सारी हम हिस्ट्री कलेक्शन करेंगे पास्ट मेडिकल से रिलेटेड, कि उसको कोई बीमारी तो नहीं है, ठीक है भाई। तो और हम क्या है फैमिली हिस्ट्री पूछ लेंगे कि भाई किसी प्रकार की, यानी फैमिली हिस्ट्री में क्या है कि ये आपकी मदर टू चाइल्ड से बाय बर्थ टू होती है, उसको हम बोलते हैं फैमिली से यानी कि जनरेट होना ये दिक्कत, ठीक है भाई। तो उसकी यानी कि मदर, मम्मी पापा, नाना नानी, चाचा चाची, ताऊ यानी कुर्मा खाना, यानी फैमिली तो फैमिली होती है, यानी कि जो अब हमारी फैमिली क्या है कि आपके मम्मी पापा से आप का जन्म हुआ है, तो उस फैमिली की, ये नहीं कि आपको किसी और को भी ले रहे हो, ठीक है भाई। तो यानी मैक्सिमम पूछ ही लेते हैं, ठीक है भाई। तो ये सारी चीज़ क्या है कि हिस्ट्री कलेक्शन फिजिकल एग्जामिनेशन से क्या है कि ये सारा हमारा 80% डायग्नोस्ट यानी कि बहुत हमको हेल्प मिल जाती है भाई डायग्नोस इन्वेस्टिगेशन लिखने में। भाई बचा 20% डायग्नोस्ट, तो भाई डॉक्टर के ऊपर डिपेंड करता है कि भाई किस तरीके से पेशेंट के साइन एंड सिम्टम देख के 20% डायग्नोस्ट लिखेगा। तो भाई क्या है कि ऑप्टालमाइस एक एग्जामिनेशन होती है वो करेगा, और स्वैब कल्चर करेगा। भाई स्वैब कल्चर में क्या होता है, सेल एंड टिश्यू डेथ, यानी किसी प्रकार का किसी बॉडी पार्ट से सेल एंड टिश्यू कलेक्शन करके बॉक्स के अंदर किसी प्रकार के सैंपल यानी कि आसपास, यानी कि ये क्या है कि इसकी ब्रांच क्या है स्वैब कल्चर की, कि दिल्ली, नोएडा, गुड़गांव, तो ये दूर दूर जगह के क्या है पैथोलॉजी लैब में अच्छी तरीके से टेस्टिंग होती है, क्योंकि आसपास के क्षेत्र में बस ब्लड टेस्ट हो जाता है, बस इतना ही रहता है, ठीक है भाई। तो इसमें क्या है कि अच्छी तरह डायग्नोस्ट हो जाएगा, तो इससे क्या है मालूम पड़ जाता है स्वैब कल्चर से कि किस प्रकार की ये चीज़ है, यानी कि किसके वजह से, बैक्टीरिया की वजह से ये कॉज्ड हो रहा है, ठीक है। उस हिसाब से हम ट्रीटमेंट करते हैं भाई। भाई ये क्या पेशेंट प्रॉपर क्या है कि डायग्नोस्ट पे डिपेंड रहता है कि भाई क्या क्या हम टेस्टिंग करवा कर क्या क्या हम ट्रीटमेंट कर देंगे। अब कोई डॉक्टर है भाई इन्वेस्टिगेशन नहीं करेगा, डायग्नोस्ट नहीं करेगा, यानी कि ऑल डॉक्यूमेंट नहीं होंगे, अब पेशेंट को क्या है कि कुछ ही बोल देगा, वो तो ये बोल देगा कि ये दिक्कत है, तो आप मान थोड़ी ना लोगे, आप तो भाई डॉक्यूमेंट पे तो ही तो चलोगे भाई, प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन और डायग्नोस्ट पे। तो हर डॉक्टर का यही यानी कि रोल रहता है, प्रॉपर डायग्नोस्ट करना, इन्वेस्टिगेशन करना, फिर उसके बाद में उस पेशेंट को ट्रीट करना, तभी तो भाई लाभ मिलेगा। अब भाई तभी तो क्या है कि बहुत से पेशेंट सही नहीं हो पाते डॉक्टर से, तभी तो भाई पे वो क्या है कि कभी इधर कभी उधर चले जाते हैं, पेशेंट असंतुष्ट रहते हैं। तो इसलिए क्या भाई प्रॉपर डायग्नोस्ट करना आप सीख लीजिए, तभी तो भाई पेशेंट को ट्रीट आप कर पाओगे। आगे हम देख लेते हैं भाई मेडिकल मैनेजमेंट में हम क्या क्या हम ट्रीटमेंट प्रोवाइड करेंगे पेशेंट के, ठीक है भाई। तो नंबर पहला भाई सिस्टमिक एंटीबायोटिक हम चलाएंगे, ठीक है भाई। तो सिस्टमिक एंटीबायोटिक में क्या हम दे सकते हैं, यानी कि टेट्रासाइक्लिन हो गया, डॉक्सीसाइक्लिन हो गया, ये क्या है प्रॉपर एंटीबायोटिक है आइज यानी कि बैक्टीरिया इन्फेक्शन के लिए। और भी रहती है भाई, यानी कि पेशेंट के ऊपर डिपेंड करता है कि भाई पेशेंट यानी किस तरीके झेल लेगा नहीं झेल लेगा एंटीबायोटिक, और भाई यानी कितना इन्फेक्शन कॉस्ट हुआ है, तो उसकी वजह से क्या है कि हम डोज बढ़ा भी देते हैं। और भी भाई मिल जाता है, मोनोसेफ मिल जाता है, सेफ्ट्रॉक्सोन इंजेक्शन फॉर्म में मिल जाता है, पिप्रासिलिन भाई मिल जाता है। ये सारी क्या भाई एंटीबायोटिक रहते हैं जो कि बैक्टीरिया इन्फेक्शन को किल करते हैं, प्रोटेक्ट
कर, यानी कि इससे क्या है कि रिड्यूस करती है। ठीक है भाई, तो आगे हम देख लेते हैं भाई कि एंटीबायोटिक ऑइंटमेंट हम चला देंगे, यानी कि क्या है भाई, ये सोइलिंग जहाँ आई हुई है भाई ऑइंटमेंट का मतलब ये होता है ट्यूब, ट्यूब और ड्रॉप, जो आइस ड्रॉप रहते हैं, ट्यूब रहते हैं, वो हम चला देंगे एंटीबायोटिक। क्यों? क्योंकि क्या है भाई, बैक्टीरिया इन्फेक्शन है उस इसी के लिए हम चलाएंगे। यानी कि एंटीबायोटिक किसी भी बैक्टीरिया इन्फेक्शन, फंगल इन्फेक्शन, पैथोजन, माइक्रोऑर्गेनिज्म किसी फॉरेन पार्टिकल से इंजर्ड हुआ, उस टाइम पे हम क्या है भाई, एंटीबायोटिक की ही हम चलाते हैं। ठीक है भाई, तो स्वैब कल्चर से क्या है कि प्रॉपर बैक्टीरिया का मालूम पड़ जाता है, तो हम उसके हिसाब से चलाते हैं। ठीक है, तो हम एंटीबायोटिक हो गया, ऑइंटमेंट हो गया एंटीबायोटिक, और वाटर कंप्रेशन। अब भाई वाटर के क्या है, यानी कि किसी जगह सोइलिंग हो, यानी बॉयल वाटर वाटर ले लीजिए, यानी कि किसी पैकेट में, या फिर मान के चलिए कोल्ड वाटर ले लीजिए, तो उससे क्या करते हैं, हम सिकाई करते हैं। ठीक है भाई, वाटर कंप्रेशन हम देंगे पेशेंट को। और आइसोलेट क्लीनिंग, अब भाई आइसोलेट है उसको हम क्लीन क्यों क्यों रखेंगे, क्योंकि भाई यानी कि वो क्या है कि और भी इन्फेक्टेड कॉज ना हो, और भी सोइलिंग डेवलपमेंट ना हो, उसकी साफ सफाई रखेंगे। ठीक है भाई, तो यानी कि क्या है कि और भी यानी पेशेंट के अकॉर्डिंग, सिम्टम के अकॉर्डिंग हम ट्रीटमेंट लिख देंगे। अगर पेशेंट को क्या है, हम एंटीबायोटिक प्रिपेयर कर रहे हैं हैवी, तो उसके साथ में क्या है भाई, एंटी यानी कि एसिड ड्रग्स हम चला देंगे। यानी मान के चलो पेंटोप्राजोल हो गया, ओमिप्राजोल हो गया, लेसोप्राजोल हो गया, रेपीप्राजोल हो गया, जितने भी प्राजोल वो वाले होते हैं, वो सारे क्या कहते हैं, एंटीबायोटिक को डाइजेशन करते हैं। यानी कि हार्ट बर्न, स्टोमच बर्न, ये सारी चीज गैस एसिड में ये इसका मोस्ट कॉमन रहता है। यानी नोजिया में सबसे ज़्यादा ओमिप्राजोल, यानी जितने भी एंटी एसिड वाले ड्रग्स रहते हैं। ठीक है, तो और दूसरे नंबर भाई यानी कि ज़्यादा, यानी कि एलर्जी वगैरह, यानी कोई कीड़े ने तो नहीं काट लिया, तो उसकी वजह से क्या है कि हम एलर्जी वगैरह, यानी कि एंटी हिस्टामिन चला देंगे। ये क्या है, एंटी एलर्जी ड्रग्स होते हैं। यानी कि एविल नाम से आपको टैबलेट और इंजेक्शन फॉर्म में मिल जाएगी। ठीक है भाई, यानी कि एलर्जी में हम चला देंगे। और यानी कि एंटी कोर्टिकोस्टेरॉइड हम चला देंगे, यानी बीटामीथासोन, ईथामीथासोन। क्यों? क्योंकि एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स हम इसलिए चला देते हैं क्योंकि भाई ये क्या है कि सोइलिंग यानी कि इन्फ्लामेशन को क्या है कि कम करता है। इसीलिए भाई क्या है कि हम दोनों चीज़ हम संग चलाते हैं, एक तो एंटी हिस्टामिन और यानी कि एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग दोनों ही हम चलाते हैं। एक तो भाई एलर्जी वगैरह में काम करती है, और एक क्या है भाई, इन्फ्लामेशन कंडीशन में काम करती है। और यानी कि कोई कीड़ा काट गया आपके आँख में, पलक पे, तो क्या है भाई, एक तो भाई एलर्जी करेगा, और ऊपर से भाई क्या है कि इन्फ्लामेशन कंडीशन होगी। तो इस वजह से भाई हम दोनों को एक ही साथ हम चलाते हैं कंबाइंड करके। ठीक है भाई, तो यानी कि और हम देख लेंगे पेशेंट के सिम्टम, अगर उसको सीवियर पेन हो रहा है तो भाई क्या है कि हम यानी कि डाइक्लोफेनिस हम इंजेक्शन लगा देंगे। बट क्या है, डाइक्लोफेनिस भी भाई दो टाइप्स के होते हैं, डाइनापार AQ और डाइनापार। भाई डाइनापार AQ हम उस पेशेंट को लगाते हैं जो हार्ट डिसीज डिसऑर्डर का रहता है। यानी कि क्या है कि हार्ट डिसीज डिसऑर्डर में क्या है कि यानी कि डाइनापार में सोडियम कंबाइंड रहता है, जो कि ब्लड प्रेशर को इंक्रीज कर देता है। तो इसलिए क्या है कि डाइनापार AQ हम इंजेक्शन लगाते हैं हार्ट डिसीज डिसऑर्डर को, जब सीवियर पेन हो रहा हो। और नहीं तो भाई हम डाइक्लोफेनिस लगा देंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। दूसरे पेशेंट को हार्ट डिसीज डिसऑर्डर को क्या है कि ये चेक करने को हमको रहता है। ठीक है, तो यानी कि अगर फीवर वगैरह आ रहा हो तो डोलो हम दे देंगे 650 mg में, या फिर मान के चलो अगर ड्रिप पे पेशेंट, तो हम क्या है कि भाई क्या है, सूमोल चढ़ा देंगे फीवर में। सबसे पहले क्या है कि हम फीवर में ड्रॉप, अगर हमको यानी कि इन्फ्यूजन थेरेपी देनी है, तो सबसे पहले हम क्या है कि फीवर को हम रिड्यूस करेंगे, कम करेंगे। तो भाई फीवर भाई क्या है कि ओरल आप टैबलेट दोगे, उसको वैसे भी दिक्कत है, नोजिया वगैरह, वोमिटिंग वगैरह हो रही है, तो वो रिटर्न कर देगा। तो इसलिए क्या है, हम इन्फ्यूजन थेरेपी देते हैं, तो उससे क्या है कि सुमोल वगैरह रहता है वो हम लगा देते हैं। ठीक है, यानी कि पैरासीटामोल सॉल्यूशन रहता है जो इसका साल्ट रहता है। ठीक है, ये भी वो क्या फीवर को रिड्यूस करता है। ठीक है, और देख लेंगे पेशेंट का अगर नोजिया वगैरह होती है तो ऑन्डासिट्रॉन इसका साल्ट है, कैंसर नाम से इंजेक्शन अवेलेबल है, तो वो क्या है कि वोमिटिंग में हम दे सकते हैं, प्रिपेयर कर सकते हैं पेशेंट को। ठीक है, तो भाई थैंक यू फॉर वॉचिंग मी। मैक्सिमम भाई प्रॉपर तरीके से मैंने इसको डिफाइन कर दिया है। इस तरीके की भाई वीडियो आपको अच्छी लगती है तो भाई प्लीज़ भाई लाइक कीजिए, और भाई चैनल को भाई जल्दी भाई सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि भाई मुझको भी अच्छा लगे, तो भाई मैं और भी अच्छी वीडियो पोस्ट करूं। और भाई बेल आइकन ऑन कर दीजिए, जिससे कि और भी नोटिफिकेशन